नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर से एक बार पुनः आपके मध्य में। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज के माध्यम से हम कक्षा 10वीं गद्य पद्य भाग व व्याकरण प्रकरणों के अंतर्गत कई टॉपिक्स को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आज मैं आपके सामने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित 5वां पाठ जो कि क्षितिज पद्य भाग में समाहित है, उसमें जो दो कविताएं हैं, उत्साह व अट नहीं रही है, इनको लेकर के आपके बीच में आया हूं। आज इस पाठ का यह प्रथम वीडियो है और इसमें हम केवल उत्साह कविता की बात करेंगे। विद्यार्थियों, हम उत्साह कविता की बात करें उसके पहले कवि निराला के बारे में जान लेते हैं। कवि निराला का जन्म 1899 पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। आपका निधन 1961 में हुआ। आपने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला व अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। विवेकानंद व उनके गुरु परमहंस की विचारधारा से आप प्रभावित थे। पारिवारिक जीवन दुखों व विविध संकटों से भरा रहा। छायावाद के आधार स्तंभों में से एक, जी हाँ, छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चौथे नाम के रूप में। विद्यार्थियों, छायावाद वह काव्य शैली जो लगभग 1918 से लेकर के 1935-36 तक प्रवाहमान रही, वह एक विशेष प्रकार की काव्य शैली का नाम छायावाद, और उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ये 4 कवियों का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। मुक्त छंद के जनक कवि निराला से पहले छंद रहित कविता लिखना, मुक्त छंद की कविता लिखना एक प्रकार से अपराध, पाप माना जाता था। लेकिन निराला ने बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक अपनी इस बात को साहित्यकारों के बीच में रखा, अनेक प्रकार के साहित्यिक मंचों पर रखा, और तब से कवि जन मुक्त छंद की कविता लिखने लगे। और आज भी जो लाखों कविताएं प्रतिदिन लिखी जा रही हैं, उनमें मुक्त छंद ही विशेषकर दृष्टिगोचर होता है। आपकी पहचान, राम की शक्ति पूजा व सरोज स्मृति, ये 2 कविताएं विशेष कर रही हैं। सरोज स्मृति वह कविता है जो कवि ने अपनी पुत्री के असमय वियोग पर लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि जीवन भर वह अपनी पुत्री के लिए जो कुछ करना चाहिए था वह नहीं कर सके। अनामिका, परिमल, नए पत्ते, गीतिका निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपकी रचनाओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति चेतना, प्रेम की तरलता तथा प्रकृति का विराट व उदात्त रूप देखने को मिलता है। आपको साहित्यिक स्तर पर भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप बढ़ते रहे, लिखते रहे, अपने विचारों का साहित्यकारों के बीच में उद्घाटन करते रहे, और आपको एक विशेष कवि के रूप में, एक प्रसिद्ध कवि के रूप में सम्मान मिला। चलिए विद्यार्थियों, उत्साह कविता का सारांश। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का अर्थ है बुलाना, आमंत्रित करना, जिसमें कवि ने गर्जना करते हुए बादलों का आह्वान किया है। कविता में कवि ने एक ओर बादलों को प्यासे जन की प्यास बुझाकर उनकी आकांक्षा पूरा करने वाला बताया है, तो दूसरी ओर बादलों को कवि ने क्रांति चेतना, जोश, पौरुष, बल, पराक्रम, शक्ति का प्रतीक बताकर नई कल्पना व नव अंकुर का आधार बताया है। कवि ने बादलों को नव जीवन वाले बताकर धरती पर नव परिवर्तन का संकेत किया है। काव्य बिंदु, यह एक आह्वान गीत है या संबोधन गीत कह सकते हैं। आधुनिक काल की कविता का प्रयोग है। यहाँ पर छायावादी काव्य शैली है।
नाद सौंदर्य का प्रभावी प्रयोग है। आप देखेंगे घेर घेर घोर गगन धारा धरो। नाद, नाद मतलब ध्वनि, एक विशेष प्रकार का नाद सौंदर्य, कविता में एक भव्यता, कविता का एक सौंदर्य, एक कविता में उत्कृष्टता आ गई है काव्य की दृष्टि से। ओज गुण व वीर रस का प्रयोग है। वीर रस को ओज गुण पुष्ट करता है, वीर रस को ओज गुण पुष्ट करता है। ओके, आगे खड़ी बोली हिंदी, तत्सम शब्दावली, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग, संबोधन शैली, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा व मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग। याद रहेगा विद्यार्थियों ये सब चीजें। आगे उत्साह कविता पर आधारित महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ। गगन, आकाश। जिस विद्यार्थी ने इन शब्दों को जान लिया उसे उत्साह कविता का अर्थ भाव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। गगन, आकाश, धाराधर, बादल, ललित, सुंदर, विद्युत छवि, बिजली की सी शोभा, उर, हृदय, वज्र, कठोर, विकल, बेचैन, उन्मन, अनमना, अनमने, निदाग, भीषण गर्मी, अनंत, आकाश, धरा, पृथ्वी, घन, बादल। उत्साह कविता, दो इसके भाग हैं कविता के। प्रथम भाग पर हम चर्चा करते हैं, प्रथम भाग पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पूर्व में ही हम सारांश के माध्यम से समझ चुके हैं विद्यार्थियों कि प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है। और कैसे बादलों का? फुहारें गिराते हुए, बरसते हुए, ऐसे बादलों का नहीं, गरजते हुए, जोर जोर की गर्जना करते हुए, उमड़ते घुमड़ते हुए, जो उमड़ घुमड़ की ध्वनि से युक्त हैं, जो कड़कन की ध्वनि से युक्त हैं, जो गरज रहे हैं, ऐसे बादलों को कवि आमंत्रित कर रहा है। तो देखिए किस प्रकार से अपनी बात को कवि रखता है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ संबोधन है, संबोधन शैली का प्रयोग। धाराधर, हे बादलों तुम इस गगन मंडल को चारों तरफ से घेर लो और भयंकर जोर जोर से गर्जना करो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित का अर्थ क्या बताया था? सुंदर। काले घुंघराले, कि जिस प्रकार से बच्चों के काले घुंघराले बाल होते हैं उसी प्रकार से हे बादलों तुम भी सुंदरता को प्राप्त हो और काले घुंघराले बालों की तरह, कहते हैं, आकाश मंडल में छाए हुए हो। आप बादलों को देखेंगे तो जैसे बालों की बाल जिस प्रकार से घुंघराले होते हैं उसी प्रकार से बादल भी उस घुंघराले रूप में गगन मंडल में छाए हुए दिखाई देते हैं। बाल कल्पना के से पाले, कि एक तो बच्चों के घुंघराले केशों की तरह, घुंघराले बालों की तरह गगन मंडल में दिखाई दे रहे हो, छाए हुए हो, सुंदर हो। और कैसे हो? बाल कल्पना के से पाले, और बच्चों की कल्पनाओं की तरह। बच्चे जैसे अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाओं का विस्तार कर लेते हैं, अनेक अनेक प्रकार के, कहते हैं, अपने मन में विचार बना लेते हैं, उसी प्रकार से कहते हैं हे बादलों तुम भी बच्चों की कल्पनाओं की तरह, कहते हैं, गगन मंडल में बहुत अधिक फैलाव को प्राप्त हो, बहुत अधिक विस्तार को प्राप्त हो। और आगे क्या कहता है? विद्युत छवि उर मतलब हृदय में, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत छवि मतलब बिजली जैसी शोभा, बिजली की सी शोभा। उर मतलब हृदय में। कवि निराला बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं, और वह कवि कैसा? जो अपनी नव कविताओं के माध्यम से, जो अपनी नई नई रचनाओं के माध्यम से समाज में चेतना, क्रांति और बदलाव का भाव भर देता है। तो कवि निराला कह रहे हैं कि हे कवि नव जीवन वाले, कि जैसे एक कवि समाज में, देश में, लोगों के मन में उथल पुथल मचा देता है, उसी प्रकार से हे बादलों तुम भी अपने हृदय में बिजली जैसी शोभा धारण करके और वज्र जैसी कठोरता को धारण करके जोर जोर की गर्जना करते हुए, कहते हैं, बदलाव के प्रतीक बनो,
क्रांति चेतना के प्रतीक बनो, जोश पौरुष व परिवर्तन के प्रतीक बनो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कवि नवजीवन वाले से क्या, कवि के महत्व को कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि कवि का औचित्य क्या है, कवि का महत्व क्या है, कि यदि वह अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन नहीं करता है, नव चेतना नहीं लाता है, नव क्रांति का भाव नहीं भरता है, तो उसकी कविता का कोई महत्व नहीं है। तो कवि एक और कहीं ना कहीं कवि के महत्व को, कवि के औचित्य को बतला रहा है कि कवि अपनी नई नई रचनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से समाज में क्रांति, चेतना, परिवर्तन, बदलाव ला देता है, उसी प्रकार से हे बादलों, तुम भी अपने हृदय में बिजली जैसी चमक धारण करके, बिजली जैसी शोभा धारण करके और वज्र जैसी कठोरता लेकर के, वज्र जैसी कहते हैं दृढ़ता लेकर के जोर जोर की गर्जना करो, जिससे इस समाज में फैले हुए अंधविश्वास, बुराइयां और शत्रु का जो बल है वह तहस नहस हो जाए, वह समाप्त हो जाए और समाज एक नव गति, नव ताल, नव ऊर्जा, नव चेतना के साथ आगे बढ़ने लगे। देखिए इसका अर्थ देखते हैं विद्यार्थियों। अर्थात कवि निराला क्रांति चेतना के प्रतीक बादलों का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम खूब गरजो, खूब कड़को, गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केश कितने सुंदर, काले और घुंघराले हैं, ये बाल कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादलों को कवि की उपमा देते हुए कहता है कि अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हे कवि, संसार को नया जीवन देने वाले, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर, वज्र जैसी कठोरता धारण करके संपूर्ण संसार में जोश, पौरुष, क्रांति व नव बदलाव, नव परिवर्तन के भाव को व्याप्त कर दो, उसको विस्तार प्रदान करो। देखिए आगे बढ़ते हैं। कविता का दूसरा भाग। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर दो। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि जब तक वर्षा नहीं हुई तो गर्मी के कारण कहते हैं संसार के सभी लोग बड़े ही आकुल, व्याकुल, अनमने और बेचैन थे। विकल विकल, विकल का अर्थ क्या है? बेचैन। यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार की छटा भी है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा भी है। उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब अनमने, विश्व, दुनिया, जगत, निधाग भीषण गर्मी, सकल संपूर्ण, जन मतलब लोग। कहते हैं भीषण गर्मी के कारण जगत के सभी लोग, संसार के सभी लोग बड़े ही बेचैन और अनमने हो रहे थे। उसी समय कहते हैं गगन मंडल में, अनंत मतलब आकाश, गगन मंडल, घन मतलब बादल, उसी समय गगन मंडल में किसी अज्ञात दिशा से कहते हैं बादल आकर के छा गए। हम चिल्ड्रन, विद्यार्थियों, एक क्षण पहले देखें तो नीला आकाश दिखाई देता है और दूसरे ही क्षण बाहर निकल के देखें तो आकाश बादलों से भरा हुआ दिखाई देता है कभी कभी, और हमें पता नहीं रहता है कि अचानक इतने बादल कहां से आ गए। तो क्या कहा? आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कहते हैं गगन मंडल में थोड़े ही समय में बादलों का समूह कहते हैं विस्तार को प्राप्त हो गया, लेकिन पता नहीं कि वह किस दिशा से आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। और कवि कह रहा है कि हे बादलों, तुम इस तपती हुई धरती को, इस कहते हैं दुखी पीड़ित धरती को जल की वर्षा करके कहते हैं इस धरती को शीतलता प्रदान करो, इस धरती को सुख प्रदान करो, इस धरती को शांति प्रदान करो। यह तो हुआ शाब्दिक रूप में अर्थ, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि जब यह धरती शत्रु के अत्याचारों के कारण, शत्रु के गलत व्यवहार के कारण बहुत परेशान थी, बहुत विकल थी, बहुत बेचैन थी, अनमनी हो रही थी, उसी समय अज्ञात दिशा से
कोई महापराक्रमी योद्धा प्रकट हुआ और उस योद्धा ने धरती पर फैले शत्रु के बल को, शत्रु के अत्याचारों को समाप्त किया और अपनी प्रेरणा के माध्यम से धरती के लोगों को सुख शांति पूर्वक एक नव चेतना, एक नव क्रांति, एक नव परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। देखिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसे, देखते हैं। अर्थात कवि कहता है कि चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर व्यक्ति परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने थे, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि बादलों तुम खूब बरसो, गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, उनकी बेचैनी को, उनकी विकलता को दूर करो। इस कविता का सांकेतिक अर्थ यह है कि, सांकेतिक प्रतीकात्मक अर्थ विद्यार्थियों ध्यान देना, इस कविता का सांकेतिक अर्थ यह है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, दुख ही दुख थे, लोग परेशान और अनमने हो रहे थे। तब न जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस उत्साह कविता के माध्यम से हमने जाना कि कवि निराला ने इस कविता में गरजते हुए बादलों का, उमड़ते घुमड़ते हुए बादलों का आह्वान किया है और कवि ऐसे बादलों को जोश, पौरुष व क्रांति चेतना का प्रतीक मानता है। उनके माध्यम से कवि समाज में बदलाव लाना चाहता है, समाज में फैले अंधविश्वास, समाज में फैली बुराइयां, समाज में हो रहे शत्रु के अत्याचारों को समाप्त करके कवि समाज को, देश को, राष्ट्र को, लोगों को एक नव चेतना व क्रांति के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के आधार पर सांकेतिक बिंदु। कवि वातावरण में जोश, पौरुष व क्रांति चाहता है, अतः बादलों को गरजने हेतु निवेदन किया है। बादल जोश, पौरुष, क्रांति चेतना व बदलाव के प्रतीक हैं। कवि बादलों की गड़गड़ाहट के माध्यम से समाज व धरती पर बदलाव लाना चाहता है। देखिए आगे, बादल रूप में काले, घने और फैलाव भरे होते हैं। उनका रूप ऐसा होता है मानो किसी बच्चे के काले, घुंघराले और सुंदर केश हों। वज्र छिपा अर्थात बादलों के अंदर बिजली की कड़कन छिपी है। प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि कवि के हृदय में उथल पुथल करने की शक्ति है। कविता का मूल स्वर क्रांति है। कवि ने बादलों द्वारा क्रांति चेतना का आह्वान किया है, क्रांति चेतना को आमंत्रित किया है। निदाग अर्थात भीषण गर्मी, प्रतीकात्मक अर्थ है सांसारिक कष्ट। तप्त धरा अर्थात गर्मी से तपती धरती, प्रतीकात्मक अर्थ है दुखों से पीड़ित धरती। जल का सांकेतिक अर्थ है शांति, सुख। उत्साह कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर। 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में विद्यार्थियों पूछे जा सकते हैं। बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा गया है? उत्तर, कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने, बरसने के लिए बुलाता है, ना कि फुहार छोड़ने, रिमझिम बरसने। कवि तापों व दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है और उसका सशक्त माध्यम कवि गरजते हुए बादलों को मानता है, इसलिए बादलों को गरजने के लिए कहा गया है। याद रहेगा सभी को। सेकंड क्वेश्चन, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गर्जन, उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति है, चेतना है, क्रांति है। कवि संसार के लोगों में ऐसी ही गति, चेतना, क्रांति, उत्साह व बदलाव का भाव भरना चाहता है, इसलिए कविता को उत्साह शीर्षक दिया है। अंतिम प्रश्न, कवि निराला ने बादलों को किन किन रूपों में चित्रित किया है, किन किन अर्थों की ओर संकेत किया है? देखिए, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, उत्साह व क्रांति का भाव भरने वाले कवि के रूप में, पीड़ाओं का ताप हरने वाली
शक्ति के रूप में, प्यासे जन की प्यास बुझाने वाले के रूप में बादलों का चित्रण किया है। ओके विद्यार्थियों, अंत में आपके लिए अभ्यास हेतु आओ जाने आपने क्या क्या सीखा। आप सभी इस वीडियो को सुनकर इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं के स्तर पर तैयार करिए, आप इन्हें समझिए, पढ़िए। अगले वीडियो में मैं आपको अट नहीं रही कविता के साथ पुनः मिलूंगा। नमस्कार विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। CBSE बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है और उस बदलाव के प्रति उससे जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। नमस्कार।